नमस्कार। मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार के समय पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है सोने और चांदी में निवेश। गोल्ड के साथ साथ अब तो सिल्वर ईटीएफ में भी आप सस्ता निवेश कर सकते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश का तरीका। क्या गोल्ड और सिल्वर में भी सिल्वर है ये निवेश का नया चमकदार पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके फायदे क्या हैं, कितने निवेश से आप मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के फिरोज अजीज और रेलिगेयर ब्रोकिंग में कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट सुगंधा सचदेव। फिरोज और सुगंधा दोनों का बहुत स्वागत हम करेंगे मनी गुरु में आज। अब जैसे शो की शुरुआत में मैंने बोला, जब भी पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाने की बात आती है फिरोज, हम कमोडिटी की तरफ देखते हैं और उसमें भी स्पेशली मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ और चांदी में। अब इनफैक्ट इसी साल की शुरुआत से हमने देखा उसमें भी थ्रू सिल्वर ईटीएफ जो आम निवेशक है उनको निवेश करने का मौका मिला है। पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू आपसे फिरोज लेना चाहूंगी, उसके बाद में सुगंधा के पास भी जाऊंगी। क्या वजह है कि किसी को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड या फिर सिल्वर जैसी कमोडिटी या बुलियन जिसे कहते हैं शामिल करना चाहिए? स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि फेस्टिव सीजन में हम इंडियंस को अपने पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर के प्रति थोड़ा प्रेम रहता है। इसका एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 3% है, बट अंदाजा ये लगाया जाता है कि 12% दुनिया का सोना इंडियंस के पास है, जो भी एवर माइंड है। सो हम इंडियंस को गोल्ड से डेफिनेटली ज्यादा प्रेम है। कमिंग टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, क्या ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है या इवन सिल्वर शामिल हो सकता है? दो इंपॉर्टेंट कारण हैं। वन इज, इसकी वजह से आप गोल्ड खरीदते हैं या सिल्वर खरीदते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली डॉलर शामिल हो जाते हैं। आपको ऑप्टिकली दिखते नहीं है बट ऑटोमेटिकली डॉलर शामिल हो जाते हैं। तो रुपये की जो डेप्रिसिएशन हमने को देखने को मिली है इस कैलेंडर ईयर में 74 से अब 82 पे आ गए हैं, 82 से भी अधिक हो गया है, तो उसकी तरफ ये हेज बनता है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, गोल्ड और प्रेशियस मेटल स्पेशली सिल्वर की जो कोरिलेशन है बाकी एसेट क्लासेस से वो ना के बराबर कोरिलेशन है। अब आप देखें, इक्विटी की कोरिलेशन रियल एस्टेट के साथ भी होती है और रियल एस्टेट की कोरिलेशन इक्विटी के साथ भी होती है, बट आगे पीछे चलते हैं। बट गोल्ड और इक्विटीज की नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिली है। जैसे आप कोई भी बड़ा साल जब गिरावट की देखें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लें या कोविड की जो गिरावट देखें, तब गोल्ड प्राइसेस शूट अप हुए थे क्योंकि एक सेफ हेवन की एक परसेप्शन है जिसके प्रति पूरे इन्वेस्टर्स कैपिटल फ्लाइट होती है और गोल्ड में जाता है, सिल्वर में जाता है। सो इट क्रिएट्स अ हेज बिटवीन टू एसेट क्लासेस और उसकी एक करेंसी हेज भी मानी जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट कारण है, कई और कारण भी हैं। थर्ड कारण भी मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की पुश की वजह से आपको आज 3-4% का अधिक रिटर्न मिलता है गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, टैक्स रियायत और इंटरेस्ट के माध्यम से। तो दीज आर द 3 रीजन स्वाति जी। ओके, तो सोने चांदी से अपने पोर्टफोलियो की चमक आप इस त्योहार में भी बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली। क्या तरीके हैं, इस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुगंधा, आपसे जानना चाहूंगी मैं। चलिए, चांदी में तो डेफिनेटली हमने देखा एक नया एवेन्यू खुला है निवेश करने का। जैसे शुरुआत में आंकड़े भी बताए फिरोज ने कि हमारे घरों में सोना बहुत पड़ा होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तो रिपोर्ट भी है कि हमारे हाउस होल्ड में कितना टन सोना पड़ा हुआ है। पर हैविंग सेड दैट, सोने के जो दाम है स्पेशली जो हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी हमें कमोडिटी बाजार में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल सोने के दाम को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो जो फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, वो बरकरार रह सकते हैं, स्पेशली क्योंकि अब हम त्योहार सीजन में आ चुके हैं और दिवाली में तो डेफिनेटली या धनतेरस पर उससे पहले लोग चाहेंगे कि सोने की जमकर खरीदारी करें। गुड इवनिंग स्वाति। अगर हम गोल्ड के फैक्टर्स की बात करें, जो जनरली अगर हम देखें तो जब भी क्राइसिस का टाइम आता है तो हम गोल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखते हैं। जब भी कोई वॉर हो, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो या इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो, तब भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं बिकॉज इट्स अ सेफ हेवन एसेट। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी जब भी बढ़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्फ्लेशन हेज। और अभी अगर मैं इस साल की डायनेमिक्स की बात करूं, हमने इस साल देखा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस रहा है और अभी भी इट्स गोइंग ऑन।
ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस में इन द मंथ ऑफ मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हुए देखे। बट वहीं उसके बाद अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में जो हमने तेजी आते हुए देखी है, दैट इज अ मेजर फैक्टर व्हिच इज डिक्टेटिंग द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। इसके साथ साथ इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन, जैसा कि फिरोज ने भी मेंटेन किया, इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अराउंड 10.5% दिस ईयर टुवर्ड्स रिकॉर्ड लोज। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस काफी हद तक डिक्टेट होते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, ये भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। और इसके साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। इस साल अगर हम देखें तो फेड ने ऑलरेडी 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है और मेजर सारे सेंट्रल बैंक्स इन देयर फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रहे हैं। सो जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव रहता है, बिकॉज इससे गोल्ड को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी हद तक बढ़ जाती है और मनी सप्लाई मार्केट से काफी हद तक कम हो जाती है, एंड गोल्ड इज अ नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को गवर्न कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो फैक्टर्स मेजरली गोल्ड के प्राइसेस को गवर्न करेंगे, दैट वुड बी फिजिकल डिमांड, बिकॉज इंडिया से भी मुझे लगता है फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन की वजह से इंपोर्ट डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। रुपी डेप्रिसिएशन वुड बी द नेक्स्ट फैक्टर, और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स ग्लोबली बने हुए हैं, दैट विल बी द थर्ड मेजर फैक्टर दैट विल कीप ऑन ड्राइविंग गोल्ड प्राइसेस। और चौथा एक मेजर फैक्टर है, ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लो डाउन की तरफ हेड कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वापस से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड काफी हद तक रिवाइव हो सकती है। तो ये सारे कारण आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस को कंटिन्यू तरीके से ड्राइव करते रहेंगे। बिल्कुल। तो सोने और चांदी के जो दाम है, इनफैक्ट अगर हम गोल्ड ट्रेडिशनली बोले, और जैसा बता भी रही है सुगंधा, आने वाले टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करेंगे दामों को। लेकिन जब हम महंगाई से बचाव की बात करते हैं फिरोज, तो हम सोने में निवेश और चांदी में निवेश दोनों की थोड़ी बहुत तुलना करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि इनका अपना अपना नेचर कैसे रिएक्ट करता है। जब महंगाई से हम महंगाई से बचाव की बात करें, डेफिनेटली लोग सोने की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, गोल्ड की तरफ, या फिर बाजार के उतार चढ़ाव में जो चांदी है वो कैसे रिएक्ट करती है, उसमें किस तरीके का जो मूवमेंट है वो रहता है। इसलिए क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या इस बार किसी को सोने के बदले चांदी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए निवेश में? ये स्वाति जी, ये जो गोल्ड और सिल्वर का जो रिश्ता है वो काफी वॉलेटाइल रहा है एक दूसरे के मुकाबले। उस पे आने से पहले मैं एक बार जरूर ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि गोल्ड में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो क्या रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए और क्या वॉलेटिलिटी की उम्मीद करनी चाहिए। वॉलेटिलिटी जो रिस्क है उसका भी एक आंकड़ा होता है, उसको हम हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं, उसका क्या आंकड़ा है मैं थोड़ा आई विल टच अपॉन। पहले तो हमने लास्ट 21 साल की 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स निकाली गोल्ड की। अगर आप हर दिन गोल्ड खरीदते हो और 3 साल बाद बेच देते हो तो क्या एवरेज रिटर्न आती, वो आती है 9.4%, जो कि ब्याज दरों से हल्की सी ज्यादा है। सो गोल्ड से आप अगर खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। 9.5-10% की अगर आप उम्मीद करके गोल्ड खरीदते हैं तो एक स्टेबल कंपोनेंट ऑफ द पोर्टफोलियो जरूर बन सकता है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हम रिस्क की बात करें, वॉलेटिलिटी की बात करें, 3 इयर्स स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, माना कि भारी भरकम वर्ड है बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। निफ्टी से स्टैंडर्ड डिविएशन 30% कम है, तो इक्विटी से वॉलेटिलिटी गोल्ड की कम है, सिल्वर की ये दूसरा आंकड़े आते हैं। सो दीज आर द 2 थिंग्स। हम सब इंडियंस को जिसके पास गोल्ड है ये समझना जरूरी है कि रिटर्न पोटेंशियल 10% है। लास्ट 21 ईयर हिस्ट्री सेज दैट 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, और वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी से थोड़ी कम मिलती है, ऑलमोस्ट एक 3/4 रिस्क होता है गोल्ड का इंडियन रुपीज में। रहा सवाल सिल्वर और गोल्ड का जो तालमेल है वो काफी वॉलेटाइल रहा है, जैसे मैं कह रहा था स्वाति जी। ये जो रेशियो है गोल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइस, मतलब 124 गुना भी गोल्ड का प्राइस था सिल्वर के मुकाबले। और सबसे कम में जब गोल्ड इतना सस्ता था और सिल्वर के मुकाबले तो 32 टाइम ही था, तो सिल्वर के मुकाबले गोल्ड का प्राइस 32 गुना था। तो ये जो रेशियो है 124 टाइम्स से लेके 32 टाइम्स तक होवर कर चुका है। 2011 में ये आंकड़ा हो गया था 32 का, मतलब गोल्ड का प्राइस सिल्वर से 32 गुना ज्यादा था। तो आज का ये जो आंकड़ा है 85 का आंकड़ा है, 85 टाइम्स। सो गोल्ड इज 85 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। इसीलिए मुझे लगता है कि सिल्वर की तरफ झुकाव करना एक अच्छी रणनीति मानी जाएगी, क्योंकि ये हाई की तरफ
124 पे भी गया था 2020 में, 2 साल 2.5 साल पहले। सो 85 इज अ गुड रेशियो टू फोकस ऑन सिल्वर। ये रेशियो के माध्यम से अगर कोई अपना सिल्वर और गोल्ड के बीच में पोर्टफोलियो मूव करता है तो बहुत मैथमेटिकली प्रॉफिटेबल रहता है। दैट्स द पॉइंट व्हिच इज बीइंग मेड, स्वाति जी। ओके, ये तो निवेश के लिहाज से बात हुई, पर अगर बाजार में मांग के हिसाब से भी अगर हम चर्चा करें सुगंधा, जो सोने में हम पारंपरिक जो ज्यादातर मांग देखी गई है वो हाउस होल्ड की तरफ से या फिर जो निवेश की लिहाज से की गई है, जबकि जो चांदी में निवेश है वो मोर ऑफ जो छोटे या खुदरा निवेशक हैं उनके वो ज्यादा उस पर उनके प्रति मांग रहती है। तो उस लिहाज से सोने और चांदी दोनों में जो एक डिमांड है वो आप कैसे बढ़ती हुई आगे आने वाले टाइम में देख रहे हैं? स्वाति, अगर देखें तो गोल्ड में अगर हम देखें तो स्टेडी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को एनहांस भी करता है और रिस्क को भी मिटिगेट करता है काफी हद तक। जो हमारे रिस्की एसेट्स हैं उसका गोल्ड के साथ एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है जनरली। सो गोल्ड में अगर हम देखें तो स्टेडी इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वहीं अगर हम सिल्वर देखें तो वो वहां पर हमारे रिटर्न स्लाइटली हायर रहते हैं, बट सिल्वर इज अ रिस्की एसेट ऑल्सो, दो इट टेंड्स टू बिहेव लाइक गोल्ड एज वेल, बट यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। इस साल की भी अगर मैं बात करूं तो हमने सिल्वर के प्राइसेस में हाई वॉलेटिलिटी आते हुए देखी और इसने गोल्ड को काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया। इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही हम देखें तो ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही है। इट्स ओनली लास्ट 15-20 और डेज जहां सिल्वर ने कुछ हद तक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर की अगर हम डिमांड की ओवरऑल बात करते हैं तो सिल्वर की डिमांड को हम दो पार्ट्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं। एक होती है हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट और डॉलर इंडेक्स में जो हम तेजी आते हुए देख रहे हैं, इसकी वजह से भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ज्यादा स्टेलर देखने को नहीं मिल रही है। बट आने वाले टाइम में सर्टेनली बढ़ सकती है बिकॉज सिल्वर की प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सिल्वर एज वेल। बट वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करते हैं तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल के आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी ओवरऑल डिमांड 19% तक की बढ़ी थी, जहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड हम देखें तो 9% तक का हमने इंक्रीमेंट आते हुए देखा। और ये डिमांड आने वाले टाइम में भी एस्टिमेटेड है कि बहुत ज्यादा बढ़ सकती है बिकॉज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोटोवोल्टिक सेल्स में सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सिल्वर की डिमांड आने वाले टाइम में एटलीस्ट टिल 2030 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर हम सिल्वर की यूसेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 25 से 30 ग्राम्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है और वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। सो इस वजह से मुझे लगता है सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है एंड दैट विल बी अ मेजर फैक्टर जो सिल्वर के प्राइसेस को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करते हैं तो इस साल काफी ज्यादा लैक लस्टर रही है। ईटीएफ्स की भी बात करें तो एज ऑन 30 सितंबर हमने 1% तक का ईटीएफ में ड्रॉडाउन आते हुए देखा है, आउटफ्लोज आते हुए देखे। बट वहीं सिल्वर की भी बात करें तो पिछले 5 महीने से अगर हम देखें तो सिल्वर की ईटीएफ में भी हमने आउटफ्लोज ही आते हुए देखे, बट दिस ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन की कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन ग्लोबली अगर हम देखें तो 8 से 9% चल रही है डेवलप्ड वर्ल्ड में। सो ये दोनों फैक्टर्स गोल्ड एंड सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड को सर्टेनली इग्नाइट करेंगे और प्राइसेस भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। रिस्की एसेट्स में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो एक हेज डिमांड भी जो है वो प्रेशियस मेटल्स में निकल के आएगी। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर बोर्डिंग क्वाइट वेल फॉर द प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स और मुझे लगता है यहाँ से हेल्दी डिमांड की एक्सपेक्टेशंस बनी रह सकती है। तो कैसे बढ़ाए पोर्टफोलियो की चमक, सोने और चांदी में निवेश के तरीकों पर करने वाले अब हम चर्चा। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के फिरोज अजीज है और रेलिगेयर ब्रोकिंग से हमारे साथ सुगंधा सचदेवा आज है शो में शामिल। फिरोज, जब चांदी में निवेश की बात करते हैं, अभी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं निवेशकों के लिए थ्रू सिल्वर ईटीएफ, तो क्या वो एक थोड़ा सा लिमिट करता है निवेशकों के ऑप्शंस को अगर वो एक चांदी में अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या फिर ठीक है जितना अभी उनके पास अवेलेबल है उसमें वो अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं? स्वाति जी, जब तक कि ईटीएफ नहीं था तो देन डेफिनेटली मैं ये कहता कि बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। सिल्वर में फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी लेनी पड़ती, बट आज अगर ईटीएफ है तो ईटीएफ के माध्यम से आपकी जो लिक्विडिटी एक्सचेंज पे है वो भी ठीक ठाक है और जो ईटीएफ प्रोड्यूसर है वो भी लिक्विडिटी प्रोड्यूस करने की, मार्केट मेकिंग करने की पूरी क्षमता रखता है थ्रू द मार्केट मेकर्स। सो पॉइंट 1, ईटीएफ एक बहुत अच्छा जरिया है
और एक नहीं 2-3 ETFs तो हैं ही आज। आदित्य बिरला का ETF है, ICICI का ETF है, निप्पॉन का ETF है। ETF एक बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म माना जाएगा, बोथ फ्रॉम अ लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट और कॉस्ट स्टैंड पॉइंट। अब रहा सवाल, ऑफ कोर्स दूसरी कमोडिटी जैसे बेस मेटल्स के लिए आज कोई ETF नहीं है। कमोडिटीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तौर से सिर्फ गोल्ड हुआ करती थी, क्योंकि अगर कोई भी और कमोडिटी में आपको हिस्सा लेना था तो इन्वेस्टर नहीं ले पाता, उसको अपनी फ्यूचर्स मार्केट में लेके रोल ओवर करना पड़ता। अगर 3 साल होल्ड करना है तो 36 रोल ओवर करने पड़ते। तो सिर्फ ट्रेडर इस कमोडिटी के बिजनेस में थे। आज इन्वेस्टर एटलीस्ट गोल्ड से आगे बढ़ के सिल्वर के प्रति अपनी इन्वेस्टिंग की जो श्रद्धा है वो प्रकट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन ETF। सो आई एम एक्साइटेड दैट ETF इज अ ग्रेट टूल। और उसमें भी आप देखें तो ऑफ कोर्स 2 ETFs जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेस ऑलमोस्ट सिल्वर के प्राइसेस को मिरर कर चुकी हैं, ICICI और आदित्य बिरला की। बट निप्पॉन वाला ETF जो है वो काफी ट्रैकिंग एरर है उसका। तो द फर्स्ट 2 ETFs are a good pair of ETFs for silver exposure. एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट सुगंधा, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है आज की तारीख में, उसमें तो निवेश के भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि निवेशकों के पास हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो निवेशकों के पास तरीके हैं कि हाँ वो कैसे करें। उसमें से गोल्ड ETF या आपका, अगर मैं जानूं, आपका पसंदीदा ऑप्शन या तरीका, विकल्प कौन सा है सोने में निवेश का? आदि अगर देखें तो ये आई थिंक इट्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, इससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से विकल्प को चूज करते हैं। गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। अगर आप लिक्विडिटी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक गोल्ड ETFs आर अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है और आपके लिए ईज ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। बट इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं उसी तरीके से आप गोल्ड ETFs में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और ये क्लोजली गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, 0.999 प्योरिटी गोल्ड को ट्रैक करते हैं। बट वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा लंबा है, अगर आप 5 से 8 साल तक की ड्यूरेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास एडिशनल बेनिफिट्स हैं, आपको स्टोरेज कॉस्ट के लिए वरी नहीं करना, आपको डीमैट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी नहीं देने, साथ में आपके पास 2.5% पर एनम इंटरेस्ट एडिशनल मिलता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और टैक्स की भी बेनिफिट है। अगर आप इसको पूरा मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एवेन्यू है, बहुत अच्छा है और यहाँ पे आपको GST भी नहीं पे करना पड़ता जो आप फिजिकल गोल्ड में पे करना पड़ता है। सो मुझे लगता है गोल्ड ETF एंड गोल्ड बॉन्ड्स बहुत अच्छे एवेन्यू है। बट वही अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आप स्टिल गोल्ड में SIP तरीके से सिस्टमैटिक वे में हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ेगा और आपका स्लाइटली आप लॉन्गर टर्म होराइजन को लेके चल सकते हैं यहाँ पर। सो मुझे लगता है बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बट अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देख के आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। और एंड में फिरोज, इस त्योहारी सीजन में और कौन से तरीके हैं निवेश के जिसमें निवेशक अपने जो आयाम है निवेश के वो तलाश सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गोल्ड सिल्वर की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं तो बेसिकली हमें समझना क्या चाहिए किसी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले? स्वाति जी, गोल्ड और सिल्वर जैसे हमने बात किया कि एक हेज बनते हैं कोर पोर्टफोलियो के लिए, वो एक कोर पोर्टफोलियो खुद से नहीं होते। तो कोर पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? आज अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी में अगर आपके 40 से 60% नहीं है तो आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, इक्विटी में लॉन्ग टर्म रहना पड़ता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले ये जरूर समझ लें कि उस एसेट क्लास का वर्ताव क्या है। इक्विटी का ये वर्ताव है कि हर साल आपको पीक से लेके ट्रफ तक, नीचे तक 14-15% की गिरावट हर साल दिखाएगी। बट इस गिरावट जो हर साल दिखाएगी बट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। सो वो उसकी जो वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करना जरूरी है।
आज की डेट में इस फेस्टिव सीजन में ब्याज की दरें भी काफी ऊपर आ चुकी हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ही आपको 6.5% पोस्ट टैक्स मिल सकता है। चुनिंदा फंडों में पोस्ट टैक्स 6.5% मिलना 10% की एफडी के मुकाबले माना जाएगा फॉर अ हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट टैक्स पेयर। गोल्ड भी अच्छे दामों पे है, लास्ट 1 साल की रिटर्न को भूल जाएं, अच्छी नहीं थी, इसका मतलब आगे चलते हुए पोटेंशियल अच्छा है। सिल्वर की रिटर्न्स भी अच्छी हैं। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट, ये जो 8 साल की टाइम करेक्शन मिली है रियल एस्टेट में, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट के तौर से। मैं रियल एस्टेट में अपने पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लगाऊंगा, स्पेशली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में। तो इक्विटीज में 50%, डेट में 30%, 10 से 15% कमोडिटीज में could be a good portfolio this festive season, Swati ji. ओके, तो फेस्टिव सीजन में एक एसेट क्लास के अलग अलग प्रपोर्शन को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बताया एक पोर्टफोलियो का फिरोज ने। थैंक यू सो मच फिरोज आपका, और साथ ही सुगंधा आपका भी। आप मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल हुए।